Hello everyone. In today's class, we are going to discuss about the topic hormonal control of male reproductive system. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। और मेडिकल एग्जाम में तो क्वेश्चंस इस पे बनते ही हैं। चलिए और डिस्कस करते हैं। ये आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस है और ये क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन्फंडिब्यूलम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस होता है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। और यहाँ पे जो एफएसएच और एलएच सिक्रेटिंग सेल्स हैं, किसके? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जो एफएसएच और एलएच सिक्रेटिंग सेल्स हैं, उनको ये जीएनआरएच क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो ये बताओ, जब सिक्रेटिंग सेल्स एफएसएच और एलएच सिक्रेटिंग सेल्स स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करेंगे? तुरंत ये हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। कौन सा? एफएसएच और एलएच। कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये बताओ, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी। किसको कहते हो? हाइपोथैलेमस को कहते हो। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हो? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? कौन? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर या सुप्रीम कमांडर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जैसे जीएनआरएच रिलीज हुआ, अब ये एफएसएच और एलएच सिक्रेटिंग सेल्स है, उसको ये क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या रिलीज होगा? ध्यान से देखिएगा, एफएसएच रिलीज होना स्टार्ट होगा और दूसरा एलएच। यहाँ पे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ये क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। मेल के केस में हम मेल का हार्मोनल कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये क्या है? इसको क्या कहोगे? आईसीएसएच। क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। अब देखिएगा, इंटरस्टिशियल सेल्स का जो टारगेट सेल है, जो एलएच का जो टारगेट सेल है वो है लेडिक सेल्स। कौन है? लेडिक सेल्स, या इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हो ना, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो। इसका टारगेट है ये। जो एलएच है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? लेडिक सेल्स को। किसको? एलएच किसको स्टिमुलेट करेगा? लेडिक सेल्स को। एफएसएच का जो टारगेट सेल है, एफएसएच का जो टारगेट सेल है वो है सेटोलाई सेल। सेटोलाई सेल्स। कौन है? सेटोलाई सेल्स, ठीक है। अब देखिएगा, अब सेटोलाई सेल्स, जैसे ही सेटोलाई सेल्स, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही सेटोलाई सेल्स स्टिमुलेट होगा एफएसएच के थ्रू, तो क्या होगा? सेटोलाई सेल्स क्या करेगा? ये जानते हो, सेटोलाई सेल्स दो बायोकेमिकल रिलीज करेगा। बायोकेमिकल प्रोटीन्स कह सकते हो, प्रोटीन्स रिलीज करेगा। बायोकेमिकल्स या कह सकते हो प्रोटीन्स रिलीज कर रहा है, और वो प्रोटीन कौन सी है? इनहिबिन, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोटीन्स कौन है? एक इनहिबिन है, दूसरा क्या रिलीज करेगा? एडीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन? सेटोलाई सेल्स रिलीज करता है। याद आ रहा है, लास्ट क्लास के अंदर हम आपको डिस्कस किए थे। तो देखिए, एफएसएच जैसे ही सेटोलाई सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, सेटोलाई सेल्स दो हार्मोन रिलीज करेगी, एक इनहिबिन और दूसरा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या था? ये मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी और ये क्या था? सेटोलाई सेल्स थी, ठीक है ना। और ये क्या था? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और इसी के बीच का जो स्पेस था, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बीच का स्पेस होता है, या जो स्पेस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस क्रिएट हो रही है, उसको कहते थे इंटरस्टिशियल स्पेस। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो यहाँ पे ये बताओ कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता था? लेडिक सेल्स होती थी, और ये लेडिक सेल्स क्या रिलीज करेगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। क्या रिलीज करेगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी ना। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। करेगा कि नहीं? हम आपको बता चुके हैं। और जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये डिफ्यूज करेगा, तभी क्या होगा? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, क्योंकि बिना टेस्टोस्टेरोन के जब तक कंसंट्रेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का मेंटेन नहीं होगा, हाई नहीं होगा, तब तक क्या नहीं होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस नहीं चलेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसलिए तो ये बताओ, ये बेचारा जो लेडिक, ध्यान से देखिएगा, जो हार्मोन्स आ रहा है ब्लड के थ्रू, टेस्टोस्टेरोन जो आ रहा है, वो अब क्या करेगा? अभी डिफ्यूज कर जाएगा किसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो बताओ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफ्यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिफ्यूज कर रहा है। तो इसका तो मन करेगा तो बाहर भी आ सकता है ना। अरे मन करेगा तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे गया, फिर क्या कर आए, मेरा मन कह रहा तो मैं गया, फिर मैं आ गया।
तो तब तक इनके साथ ही कौन बैठे हुए हैं, सेटोलाइट सेल्स। अब देखिए सेटोलाइट सेल्स ने क्या रिलीज किया, कौन सी प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये देखिए सेटोलाइट सेल्स थी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या रिलीज करेगी, एबीपी क्या करेगा, एबीपी रिलीज करेगा कौन, सेटोलाइट सेल्स। अभी बताओ जैसे सेटोलाइट सेल्स एबीपी रिलीज करेगा, अब यहाँ पे डिफ्यूज होके कौन जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन। कौन जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन। अब उसको एबीपी क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। इसी के लिए नाम देखो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अरे टेस्टोस्टेरोन क्या है, एंड्रोजन ही तो है, तो क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगी कौन, एबीपी। और जब पकड़ लेगी तब यहाँ पे समनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या कर जाएगी, टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, क्योंकि इनको जाने नहीं देगी। अभी जाने नहीं देगी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या रहेगा, हाई रहेगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रन करेगी। तो देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, ये समझ में आया मैकेनिज्म। तो ये देखिए, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो ये जो लिडिक सेल्स है ये क्या करेगी, जैसे ही लिडिक सेल्स स्टिमुलेट हुई, जैसे ही एलएच ने लिडिक सेल्स को स्टिमुलेट करा, ये तुरंत क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, विच इज द टाइप ऑफ एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एंड्रोजन ही तो है, ठीक है। अब ये रिलीज करेगा। टेस्टोस्टेरोन का बहुत सारे काम है। टेस्टोस्टेरोन तो पहला चीज स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा मेंटेन या रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दाढ़ी मूंछ ये सब आती है ना, रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। अब देखिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से ये टेस्टोस्टेरोन क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। अभी बताओ जब ये बाइंड कर जाएंगे, सेटोलाइट सेल्स को बाइंड करा लेगी, तब क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यू होगी। क्या होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। कितना सिंपल मैकेनिज्म है। टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करा जाएगा, टेस्टोस्टेरोन डिफ्यूज करेगा कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफ्यूज करेगा तो वहां पे बैठा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इस टेस्टोस्टेरोन मींस एंड्रोजन को बाइंड कर लेगा, और जब ये एंड्रोजन को बाइंड कर लेगा तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन हाई रहेगा। और जब कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। बिना टेस्टोस्टेरोन के, ध्यान से देखिए, मेल में टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस नहीं रन करती है। क्लियर है। तो टेस्टोस्टेरोन को हाई कौन रखता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर है। तो याद रखिए दोनों का मिली भगत का काम हो रहा है, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो गई। अब तुम देख रहे हो जो हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, वो अपना इफेक्ट कहां शो कर रहा है, नेबरिंग सेल्स के पास। कहां अपना इफेक्ट शो कर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेटोलाइट सेल्स है, तो अपना इफेक्ट कहां शो कर रहा है, वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेटोलाइट सेल्स है वहां पे अपना इफेक्ट शो कर रहा है। जब कोई भी हार्मोन्स अपना इफेक्ट अपनी नेबरिंग सेल्स के पास शो करता है तो ऐसे एक्शंस को कहते हो पैराक्राइन एक्शन। कौन सा एक्शन, पैराक्राइन एक्शन। कौन सा एक्शन, पैराक्राइन एक्शन। ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए अब क्या होगा, अब स्पर्मेटोजेनेसिस एक मिनिमम, स्पर्मेटोजेनेसिस उतना ही होना है जितना रिक्वायर्ड है। अब ऐसा तो नहीं बार बार स्पर्मेटोजेनेसिस होता ही रहे, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार ना हो, एक कांस्टेंट लेवल पर हो, इतना नहीं कि लगातार हाइपर हो जाए। तो जब ज्यादा से ज्यादा, हद से ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है, तुरंत देखिए तुरंत सेटोलाइट सेल्स क्या करती है, इनहिबिन हार्मोन रिलीज करती है। और जैसे इनहिबिन हार्मोन रिलीज करती है, इनहिबिन क्या करती है, एफएसएच, ध्यान से देखिएगा, एफएसएच को क्या करेगी, नेगेटिव फीडबैक देगी। क्या देगी, एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देगी कि अब तुम, एफएसएच को जब नेगेटिव फीडबैक देगी तो एफएसएच किसको नहीं स्टिमुलेट कर पाएगा, सेटोलाइट सेल्स को। और जब सेटोलाइट सेल्स स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनेगा। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। साइड बाय साइड ध्यान से देखिएगा, साइड बाय साइड क्या करता है ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हाइपोथैलेमस को भी क्या कर सकता है, नेगेटिव फीडबैक दे देगा। और जब हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा तो ये बताओ, हाइपोथैलेमस को देगा तो जीएनआरएच नहीं रिलीज करेगा, और जब ये जीएनआरएच नहीं रिलीज करेगा तो एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होंगे। ठीक है। अब देखिए
टेस्टोस्टेरोन का लेवल ध्यान से देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा तो नॉर्मलिटी क्रिएट होने लगेगी, ठीक है ना, बॉडी में कोई ना कोई इफेक्ट शो होने लगेगा। तो टेस्टोस्टेरोन को भी मेंटेन रखना है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? वो क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को या तो वो क्या कर सकता है, जीएनआरएच को क्या कर सकता है, निगेटिव फीडबैक दे देता है। ये भी निगेटिव फीडबैक किसको दे सकता है? जीएनआरएच को। और जब ये जीएनआरएच को निगेटिव फीडबैक दे देगा, या ये कह सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी ये क्या कर सकता है, निगेटिव फीडबैक दे देगा, तो भी क्या नहीं होगा, तो भी क्या नहीं रिलीज होगा, जीएनआरएच को जैसे क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, तो एफएसएच और एलएच नहीं रिलीज होंगे, और एफएसएच और एलएच नहीं रिलीज होंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये सब आपको छोटी छोटी बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको भी निगेटिव फीडबैक दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज करा, किसको? जीएनआरएच रिलीज कहां करा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में क्या करा, रिलीज करा। और वो किसको स्टिमुलेट किया? एफएसएच और एलएच सिक्रेटिंग सेल्स को स्टिमुलेट किया। जैसे सिक्रेटिंग सेल्स स्टिमुलेट हो गए, वो तुरंत दो हार्मोन रिलीज कर दिए, एफएसएच और एलएच। ये बताओ, जब एफएसएच रिलीज होगा तो क्या होगा, इसका एफएसएच रिलीज होगा तो इसका टारगेट सेल्स कौन बनेगा? सेटोराई सेल्स। ये अपना एक्शन कहां शो करेगा? सेटोराई सेल्स पर। और एलएच अपना एक्शन कहां शो करेगा? लिडिक सेल्स पे। तो लिडिक सेल्स क्या करती है? लिडिक सेल्स का फंक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म को बनाती है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कौन मेंटेन करता है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हाइपर होने लगेगा तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होगा, और ये हमको नहीं चाहिए। तो क्या होगा, तुरंत निगेटिव फीडबैक किसको दिया जाता है? या तो जीएनआरएच को दे दिया जाएगा, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दे दिया जाएगा। जब पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर दिया जाएगा तो ये बताओ क्या होगा, एफएसएच और एलएच क्या होंगे? रिलीज नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा चीज देखिए, सेटोलाइज सेल साथ ही साथ क्या करती है, वो एफएसएच को क्या करती है? इनहिबिट करती है। एफएसएच को इनहिबिट कर देगी तो सेटोलाइज सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, मतलब स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और वो साइड बाय साइड जीएनआरएच को भी क्या कर सकती है? लिटिल अमाउंट में इनहिबिट कर सकती है, इसके पास कैपेसिटी होती है। क्लियर है? ये था हमारा हार्मोन कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम प्रोसेस देखने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। प्लीज उतना नोट करो, फिर हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। चलो अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कैसे बनते हैं। टॉपिक डालना प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्या? स्पर्म। स्पर्म कैसे बनता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, देखिए लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। इट अकर इन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट अकर इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ, इट अकर्स इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। कहां होता है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है ना। अब देखो कैसे होता है उसको आइए डिस्कस करा जाए, ठीक। नेक्स्ट एक चीज याद रखना, पहले लिख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस को दो फेज के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। पहला जो होता है, पहला क्या होगा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और दूसरा क्या होता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड बनेगा। सब अभी हम लोग देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मींस मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड के अंदर चेंजेस आएंगे, और वो मेटामॉर्फोसिस का मतलब था चेंज, क्या होना? स्पर्मेटेड के अंदर जो चेंज आते हैं और चेंज आके स्पर्म बनता है, तब उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। या इसी को स्पर्मियोटिलोसिस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? स्पर्मियोटिलोसिस। क्या बोलते हो? स्पर्मियोटिलोसिस। क्या बोलते हो? स्पर्मियोटिलोसिस। तो स्पर्म बन, देखो ये दोनों फेज यहां तक स्पर्म बनने तक, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस मिलके क्या होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को रन कराते हैं। ये जो दोनों प्रोसेस हैं, इसको होने में कम से कम 74 डेज लगता है। कितना? 74 डेज। अलग अलग किताबें पढ़ोगे तो कहीं कहीं 65 डेज टू 75 डेज भी दिया है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा?
74 डेज पे आप आंसर लगा कर आओगे, ठीक है ना। 70 मतलब स्पर्म को बनने में 74 दिन लगते हैं, 74 डेज लगते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग देखने अब जा रहे हैं। चलिए आइए हम लोग यहां पे डिस्कस करा जाए कि देखिए ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। किससे लाइंड है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल से क्या है? लाइंड है। चलिए इसको हम इस प्रोसेस को यहां पे क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। चलिए चलो यहां पे हम डायरेक्टली दिखाते हैं। जो जर्म सेल्स देख रहे थे वो जर्म सेल्स देखो, ये मान लीजिए जर्म सेल्स है, ये डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? जर्म सेल्स क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। तो देखिए ये जर्म सेल्स है। क्या है ये? जर्म सेल्स, ठीक है। कैसे बन रहा है? जर्म सेल्स है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, इस जर्म सेल से क्या होगा? लगातार इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा। क्या होगा? लगातार डिवीजन स्टार्ट होगा। अब याद कर लो, अभी हम जो बता रहे थे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है वो 3 फेज के अंदर कंप्लीट होता है। कौन सा? एक मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। तो याद रखिएगा, जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस पहला जो फेज बताया था उसको भी आप लिख लीजिएगा। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस। कितने स्टेजेस में डिवाइडेड है? 3 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला कौन सा होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा क्या होगा? ग्रोथ फेज, तीसरा क्या होगा? मैच्योरेशन फेज। तो देखिएगा यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। पहला जो होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सी फेज? या इसी को माइटोटिक फेज, मतलब माइटोसिस होती है। क्या होती है? इसी को क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज भी बोलते हो। क्लियर है? दूसरा जो फेज होता है उसको बोलते हो ग्रोथ फेज। कौन सी फेज? ग्रोथ फेज, जिसमें सेल्स की क्या होती है? ग्रोथ होती है, प्रोटोप्लास्ट का अमाउंट बढ़ता है, ठीक है ना। तीसरा जो होता है मैच्योरेशन फेज। कौन सा फेज? मैच्योरेशन फेज। कौन सा फेज? मैच्योरेशन फेज बोलते हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मियोटिक फेज, मतलब मियोसिस होती है, मियोटिक फेज। क्लियर है कि नहीं? तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पहला स्टेप है वो क्या है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो है वो 3 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। एक मल्टीप्लिकेशन फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए माइटोटिक फेज, दूसरा कौन सा फेज है? ग्रोथ फेज, और तीसरा कौन सा फेज है? मैच्योरेशन फेज या तो मियोटिक फेज। मियोटिक फेज को अब तुम जानते हो मियोसिस इज कंप्लीटेड इन 2 फेजेस, 2 फेज में कंप्लीट होता है। एक मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकंड। यही तो बात है। चलिए अब ये जो जर्म सेल्स है, डिप्लॉयड जर्म सेल्स है, इसमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। खूब सारे नंबर बनेंगे, खूब सारे क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। सिंगुलर अगर हम कह रहे हैं तो स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर है? अब देखो खूब सारे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो जो स्पर्मेटोगोनिया है ये खूब सारे नंबर में डिवाइड करेंगे, खूब सारा बनेगा। हम ऐसे ही दिखा रहे हैं बस 2 ठो आपको, ठीक है। लगातार डिवीजन स्टार्ट रहेगी इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फेज है, और मल्टीप्लिकेशन फेज में कोई चीज क्या होती है? 2 से 4, 4 से 8 ऐसे नंबर क्या होती है? डिवाइड होती रहती है। तो ये देखो क्या हुआ कि डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने के बाद जो इतने सारे जो क्या बने हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बने हैं या स्पर्मेटोगोनिया बने हैं, वो क्या है? अब देखो उसमें भी 2 तरह के स्पर्मेटोगोनिया है। कितने तरीके के? 2 तरह के स्पर्मेटोगोनिया है। एक टाइप 1 स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा क्या होता है? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ऐसे कह सकते हो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान से देखिएगा, तो ये है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, और जो दूसरा है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान दीजिए, जर्म सेल्स में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बने। क्या बने? खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बने, और उसमें से भी स्पर्मेटोगोनिया को भी आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। कुछ उसमें से टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होंगे, कुछ उसमें से टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होती है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होती है, वो लगातार क्या करती है? क्या करती है? डिवाइड करती रहती है। मींस खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहती है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करती रहती है। कौन? स्पर्मेटोगोनिया लगातार क्या करती है? मल्टीप्लिकेशन करती है। क्या करती है? मल्टीप्लिकेशन करती है, और खूब सारी क्या बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। क्या बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। बट
टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, डिवाइड नहीं करती है। क्या होती है, डिवाइड नहीं करती है, नंबर नहीं बढ़ाती है, ये नेक्स्ट फेज में एंट्री करती है विच इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। कौन से फेज, ग्रोथ फेज। अब देखिएगा ये क्या करेगी, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है वो नेक्स्ट फेज में एंट्री करेगी विच इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। कौन से फेज, ग्रोथ फेज। अब देखना ये क्या हुआ, अभी भी ये क्या है, डिप्लॉयड है, माइटोसिस ही चल रही थी, तो ये कैसा सेल है, डिप्लॉयड सेल्स है। अब देखो ग्रोथ फेज में क्या हुआ, ये सेल का प्रोटोप्लाज्म अमाउंट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, बस ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगा, जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो छोड़िए वो सब आपने पढ़ा होगा। ये भी क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेगा, और इसका 2n = 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है ना, तो ये क्या रहेगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, किसका, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। अब ध्यान दो, एक चीज और कॉन्सेप्ट को सुन लो, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया लगातार मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रही है, क्योंकि जो स्पर्म है वो मेल के केस में, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है मेल में, वो होता है प्यूबरिटी एज में। जैसे ही जो लड़का होता है, बॉयज होगा, वो 13 to 14 ईयर्स एज पर पहुंचता है, तब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है, मतलब अटेनिंग प्यूबरिटी एज, ठीक है। अटेनिंग प्यूबरिटी एज का क्या मतलब हुआ, जब उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तब उसको तुम क्या कहते हो, प्यूबरिटी। क्या बोलते हो, प्यूबरिटी एज उसकी है, मतलब मेल के केस में 13 से 14 साल प्यूबरिटी एज माना जाता है, क्लियर है। तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं रन करती है, और ये टिल उसकी लाइफ समय तक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस रन कर सकती है। मतलब जब तक मेल जिंदा है, जब तक मेल क्या है, जिंदा है, तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, रन करती है। तो बताओ कि जब तक वो जिंदा है तब तक तो अगर सेल अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सेल का तो सेल तो अगर लिमिटेड रहेगा तो स्पर्म तो खत्म भी हो सकता है ना, स्पर्म फॉर्मेशन क्या हो सकता है, स्पर्म का फॉर्मेशन तो नहीं हो पाएगा फिर। तो इसीलिए लगातार टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करती रहती है, और डिवाइड करती रहती है, खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहती है, और उसमें से ही कुछ स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी में भी, टाइप बी में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। भाई टाइप स्पर्मेटोगोनिया खूब बना रहा है, तो ये बताओ एक स्टेम सेल्स का काम कर रही है, तो किसका काम कर रही है, स्टेम सेल्स का। किसका काम कर रही है, तो टाइप पे स्पर्मेटोगोनिया किसका काम करती है, स्टेम सेल की तरह एक्ट करती है, और खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। स्पर्मेटोगोनिया टाइप पे खूब बनाएगी, और कुछ उसमें से क्या हो जाएंगे, टाइप बी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो टाइप बी वाले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट फेज में एंट्री करते हैं विच इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। अब जैसे ग्रोथ फेज करा, अब देखो क्या होगा, जैसे ही ग्रोथ फेज में आया तब इसको तुम बोलोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलोगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलोगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। मींस टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब ग्रोथ होती है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब ध्यान से देखिएगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज में एंट्री करेगी मैच्योरेशन फेज। किस फेज में, मैच्योरेशन फेज, विच इज आल्सो कॉल्ड एज मियोटिक फेज। कौन सी फेज, मियोटिक फेज। और मियोसिस कितने फेज में कंप्लीट होता है, 2 स्टेज में। कितने में, 2। तो ये बताओ, एक बार मियोसिस 1 हुआ, तो मियोसिस 1 क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस टू हाफ। तो देखिएगा अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे n, 2 सेल्स बनते हैं ना, मियोसिस 1 इज कॉल्ड ए रिडक्शनल डिवीजन। कौन सी डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स पेरेंट सेल्स, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, रेड्यूस हो गए। तो ये जो बना ना जो 2 सेल्स, इसको कहते हो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो। तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। इस तरह न्यूमेरिकल्स भी आता है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। अब देखो अब क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 इज अ इक्वेशनल डिवीजन। क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन। क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली सेम एज अ पेरेंट सेल्स, ठीक है। तब देखो तो जो मियोसिस 2 है तो इससे भी 2 सेल्स बनेगी, इससे भी 2 सेल्स बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन रहा है 23 क्रोमोसोम्स होगा सब में। तो देखिएगा इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ तो 2 सेल्स बने, इसमें क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 हुआ तो 2 सेल्स बने। अब इसको तुम जो 4 सेल्स बनते हैं इसको तुम बोलते हो स्पर्मेटेड। क्या बोलते हो, स्पर्मेटेड। क्या बोलते हो, स्पर्मेटेड। क्या बोलते हो, स्पर्मेटेड बोलते हो। तो देखो
यहां तक की पूरी प्रोसेस, मतलब जर्म सेल से लेके स्पर्मेटिड तक की पूरी बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। मैं लिखा था ना, जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम जर्म सेल्स। तो यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस होती है इसको तुम क्या कहते हो? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड इनटू 3 फेजेस या 3 सब स्टेजेस: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए क्या होगा। अब जो स्पर्म होती है, स्पर्म तुमको सर्कुलर थोड़ी ना दिखता है। ऐसे तुम स्पर्म देखे हो, एलोंगेटेड टैडपोल लाइक देखे हो ना, तो ये जो स्पर्म होता है इस तरह थोड़ी नहीं दिखता है, सर्कुलर थोड़ी नहीं दिखता है। तब मतलब जो स्पर्मेटिड होती है अपने आप को चेंज करती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो याद करिए, जब सर्कुलर, शेप कैसा है? सर्कुलर। जब सर्कुलर स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होती है एलोंगेटेड या टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर में, तब उसको तुम क्या बोलते हो? तब कहते हो कि ये स्पर्म है। तो क्या है? स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। तो स्पर्म की प्रोसेस अगर हम देखें कि मान लीजिए ये एक स्पर्म बना, ठीक, ये है, ठीक, ये बना, ठीक है। तो कितने स्पर्म बने? एक। देखिएगा, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है। एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म क्या होता है? बनता है। तो स्पर्मेटिड जब स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तो दूसरा स्टेज क्या, दूसरा फेज क्या था? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या ये प्रोसेस क्या होती है? स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पे क्या चल रही है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हो? स्पर्मियोजेनेसिस। तो लिख लीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्कुलर स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्कुलर स्पर्मेटिड या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बात तो वही है। तो याद रखिएगा, फिर से देखिए, इसी पूरे को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी को पूरी प्रोसेस बनने में 74 दिन लगते हैं, 74 डेज लगते हैं। क्लियर है कि नहीं? और ये कब स्टार्ट होता है? आफ्टर, कब स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ प्यूबरिटी एज। प्यूबरिटी एज में ही क्या होता है? स्टार्ट होता है मेल के केस में 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जैसे ही बच्चा क्या होता है, मेल बॉयज क्या होता है, 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज स्टार्ट होता है, तब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने लगती है। और उसकी लाइफ तक, जब तक वो जिंदा है, तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है? वो मेनोपॉज कंडीशन आ जाती है, वो पूरी लाइफ समय तक वो क्या नहीं कर सकती है? ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि सेल्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड। और यहाँ पे तो लगातार स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? डिवाइड कर रही है, स्टेम सेल्स की तरह काम कर रही है, नंबर खत्म ही नहीं होने दे रही है। दैट्स व्हाई स्पर्म का फॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। क्लियर है? oogenesis में वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो पूरा फेज आपको समझ में आया कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। तो याद रखिएगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। देखिएगा, न्यूमेरिकल आता है इस पे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 क्या बनता है? 4 क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और 4 स्पर्मेटिड बनती है। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। तो टोटल 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये था हमारी पूरी प्रोसेस। क्या था? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटीलोलिसिस। क्या बोलते हैं? टीलोलिसिस। ठीक है? तो ये सब थी हमारी किसकी बातें थी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, जर्म सेल्स डिवाइड करा, मल्टीप्लिकेशन में खूब सेल्स अपना नंबर बढ़ाया, जिसको कहते हो क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया भी 2 प्रकार की होती है, टाइप ए, टाइप बी। तो टाइप ए वाला क्या काम करता है? स्टेम सेल्स का काम करता है, नंबर खत्म नहीं होने देता है, और खूब सारे और वो स्पर्मेटोगोनिया बनाता रहता है। तो बताओ, खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया जब बनेंगे तो अपने ही आप में कन्वर्ट हो रहा है, टाइप ए में ही बन रहा है, और कुछ क्या होगा? टाइप बी में कन्वर्ट होंगे, जो नेक्स्ट फेज में क्या करेंगे? इंटर करेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कोई भी दिक्कत? ये थी हमारी प्री प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आइए हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर, ये क्या कहते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, किसको? स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझते हैं। प्लीज नोट करो, फिर टॉपिक डालना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। चलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को डिस्कस करते हैं, ह्यूमन स्पर्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो आप जानते हो स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी? लेवेनहॉक ने किया था। याद आ रहा है सबको? लेवेनहॉक ने पहले स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी? लेवेनहॉक ने किया था। ठीक है ना? याद आ रहा है? अब चलिए, एक ये ह्यूमन स्पर्म आपको नजर आ रही है। ठीक है? अब देखिए, आइए इसको समझते हैं। तुम लोअर क्लासेस में भी पढ़ी इसके बारे में। अब देखो, ये बताओ कि जो सेल्स थी स्पर्मेटिड थी, किसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है? इस एलोंगेटेड पोल लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो बताओ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये बताओ, स्पर्म को पहली चीज वो क्या है? सर्कुलर है।
पहला चीज, स्पर्म को तो मूव करना है। क्यों वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्वेश्चन नहीं बढ़ता क्यों वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि स्पर्म को मूव करना है और मूव करके कहां पहुंचना है, फैलोपियन ट्यूब तक। अगर वो मोटाइल नहीं होगा तब क्या नहीं होगा, वो तो मूव नहीं कर पाएगा, तब तो रास्ते में मर जाएगा। वो मूव ही नहीं कर पाएगा तो स्पर्म की मोटिलिटी ही नहीं है, तो रास्ते में मर जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। क्लियर है? इसलिए स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो जब ट्रांसफॉर्म होती है तो क्या बनता है, फ्लैजिला बनता है। बिना फ्लैजिला के क्या होगा, स्पर्म मूव नहीं कर सकता, मोटाइल नहीं होता। तो पहला तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होना चाहिए, फ्लैजिला बनता है। ये बताओ, कोई भी चीज अगर मूवेबल बनानी है तो उसका वेट कम होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उसकी वेट लॉस भी क्या करी जाता है, वेट में कमी की जाती है। क्या करी जाती है, कमी की जाती है। कैसे, जैसे अभी देखो किसी भी सेल्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो देखो इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होगा, क्या नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा। और कुछ एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, वो भी क्या कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये सब चीजें वेट लॉस करी जाती है कि स्पर्म को मोटाइल बनाया जाए। क्या बनाया जाए, मोटाइल बनाया जाए, इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक, अब देखो इस स्ट्रक्चर को, देखो स्पर्म के स्ट्रक्चर को, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पहला जो दिख रहा है आपको, ये रीजन होता है हेड, क्या होगा, हेड। और ये देखो ये छोटा वाला पार्ट नेक रीजन होता है, नेक। और ये ब्रॉडर पार्ट फिर क्या होगा, मिडिल पीस, पढ़े होगे ना लोअर क्लासेस के अंदर, मिडिल पीस। और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, टेल। क्या कहलाता है, टेल। क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। ठीक है ना? अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जो हेड रीजन है, हेड रीजन में आप देखिए ये होता है न्यूक्लियस। क्या होगा, न्यूक्लियस, जिसमें जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं बहुत कंडेंस्ड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कंडेंस फॉर्म में रहते हैं। और इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता है। आरएनए को भी क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। आरएनए का भी कोई यूज नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए उसको भी क्या कर दी, जो चीज का यूज नहीं है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दी जाती है। और रिमूव करने के बाद वो जाता कहाँ है, सेटोलाइट सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या कर दी, इंगल्फ कर लेती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, जो चीज का यूज नहीं है। अब देखिए क्या होगा, अब देखो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स जो है बहुत कंडेंस्ड हैं। और क्या नहीं है, और क्या एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस नहीं है, और कुछ आरएनए नहीं है, कुछ एसिडिक प्रोटीन्स भी क्या नहीं है, नहीं है। जिससे क्या करा जा रहा है, वेट को लॉस करा जा रहा है, इसको मोटाइल बनाया जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए हेड रीजन में देखिए यहां पर क्या होगा, और देखिए क्या होता है, जितने भी उस सेल के अंदर, स्पर्मेटिड के अंदर जितने भी क्या थे, गोल्गी बॉडीज थे, वो गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, वो कंबाइन कर जाते हैं। और कंबाइन करने के बाद एक जगह हेड, एक जगह मान लो सेल है, तो ये गोल्गी बॉडी ऐसे पड़े थे स्पर्मेटिड के अंदर, तो ये क्या कर जाएंगे, कंबाइन करके, और ये हेड के टिप्स पे यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। और क्या बना लेंगे, एक्रोसोम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक्रोसोम बना लेंगे। तो ये देख रहे हो ये क्या है, एक्रोसोम। क्या है ये, एक्रोसोम है। क्या है, एक्रोसोम है। 1 मिनट थोड़ा रुको, चलिए अब देखते हैं ये क्या है, एक्रोसोम है। तो मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है एक्रोसोम क्या है, तो किससे बन रहा है, जितने भी क्या है गोल्गी बॉडीज हैं वो क्या कर जा रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक्रोसोम बना रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं ना कि एक्रोसोम, अगर मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी है। क्या है ये, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। और एक्रोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक्रोसोम के पास क्या होता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होती है। जब देखो ये बेचारा स्पर्म कहां जाना है, ओवा के पास फ्यूज होगा, तो फ्यूज होगा तो क्या होगा, ये मान लो ओवा है और ये स्पर्म जा रहा है, तो इसके अंदर इसको फर्टिलाइजेशन करना है ना, तो कैसे फर्टिलाइज करेगा, तो याद रखिएगा जो स्पर्म का पार्ट होता है, ये मान लीजिए ओवा है, तो ओवा के अंदर क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। तो पेनिट्रेट कैसे करेगा भाई, ओवा तो बहुत हार्ड है, अभी हम लोग देखेंगे। उसके पास जूना पेलुसिडा की लेयर है, ठीक है, कोरोना रेडियाटा है लेयर है, उसको ये डिसॉल्व करते हुए उसके अंदर घुसता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसका केवल ही केवल स्पर्म का न्यूक्लियोलस क्या ही करता है, सॉरी न्यूक्लियस ही एंट्री करता है। ठीक है, क्या एंट्री करता है, न्यूक्लियस एंट्री करता है, और प्रॉक्सिमल सेंट्रोइड क्या करेगा, और प्रॉक्सिमल सेंट्रोइड अभी हम लोग देखते हैं वही एंट्री करेगा। तो कैसे एंट्री करेगा, उसको पहले उसको कोरोना रेडिएट जितने भी वॉल हैं किसके पास, ओवा के पास, उसको डिसॉल्व करना होगा। तो इसके पास एंजाइम कौन सी होती है, एक्रोसोम के पास, ये हम लोग पढ़ेंगे भी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हम डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, हैविंग स्पर्म लाइसिन एंजाइम। स्पर्म लाइसिन एंजाइम कौन सी एंजाइम होती है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम होती है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम होती है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या होता है, निक रीजन में आइए चला जाए। जो निक रीजन है, जो नेक रीजन है, इसमें 2 तरह के सेंट्रियोल आपको मिलते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के सेंट्रियोल मिलते हैं। देखिए एक को कहते हो जो हेड रीजन के पास है प्रॉक्सिमल, मींस न्यूक्लियस के पास है, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और आपस में हम ऐसे दिखाए ना, आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और दूसरा क्या कहलाता है, डिस्टल सेंट्रियोल।
डिस्टल सेंट्रियोल। क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और दूसरा क्या कहलाता है? डिस्टल सेंट्रियोल। क्या कहलाता है? अब देखिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म और ओवा का, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जाइगोट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट। उस जाइगोट का जो क्लीवेज, याद करिए हम वो जब स्टार्टिंग फेज बता रहे थे तो हम क्लीवेज डिवीजन बताए थे, याद आ रहा है? वो क्लीवेज डिवीजन को स्टार्ट करता है और क्या बनाता है? क्या स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करेगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ड्यूरिंग क्लीवेज प्रोसेस। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा क्या करता है ये, क्लीवेज के दौरान ये क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। कौन? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। दूसरा चीज डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, ये देखिए, ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? एक्ट एज अ बेसल बॉडी। किसकी तरह काम करता है? एक्ट्स एज बेसल बॉडी की तरह काम करता है। और बेसल बॉडीज की तरह काम करता है तो यहां से क्या स्टार्ट होता है? फिलामेंट्स स्टार्ट होते हैं। एक्सियल फिलामेंट्स को अराइज कराता है। मींस कह सकते हो डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाता है? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। किसका? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन कौन करता है? वो होता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये देखो एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये देखो जब निक रीजन पे आ रहे हो तो ये देखोगे, ये निक रीजन पे आ रहे हो तो ये देखो, ये मान लो एक्सियल फिलामेंट आ रही है और यहाँ पे क्या है? इसी स्ट्रक्चर, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसी से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एनुलस। क्या बोलते हो? एनुलस। क्या बोलते हो? या रिंग सेंट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं? रिंग सेंट्रियोल भी बोलते हो। अभी तक इसका कोई फंक्शन अभी तक नहीं पता है कि एग्जैक्ट इसका फंक्शन क्या है, किसका? रिंग सेंट्रियोल का। ठीक, बट यहां से एनुलस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या कर रहा है? यहां से एक्सियल फिलामेंट पास कर रही है। ठीक है ना? ठीक है, इसको शायद ठीक है, एनुलस या रिंग सेंट्रियोल अननोन फंक्शन, अभी तक इसका अननोन, इस सेंट्रियोल का अननोन फंक्शन है अभी तक। ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा एक्सियल फिलामेंट पास कर रही है। अब आइए मिडिल रीजन पर, कौन से? हेड, निक और मिडिल पीस पर आइए। ठीक है, अब ये क्या करता है? अब यहां पे देख रहे हो खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती है। खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे स्पर्मेटेड के अंदर, वो क्या हो जाते हैं? एक पास आते हैं और स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पाइरली अरेंज होते हैं, जिसको तुम कहते हो नेबन कर्न। क्या बोलते हो? नेबन कर्न। ठीक है ना? ऐसा केस इंसेक्ट में भी पाया जाता है, इसलिए इसको नेबन कर्न बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो नेबन कर्न स्पाइरली अरेंज्ड क्या है? क्या है बताओ? स्पाइरली अरेंज्ड क्या है? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि क्या चाहिए? स्पर्म को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और जब एनर्जी मिलेगा तभी ये क्या होगा? मोटाइल होगा। क्या होगा? मोटाइल होगा। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका नंबर ज्यादा होगा कि कम होगा? तो जाहिर सी बात है इसका नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये क्या है? स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरली अरेंज्ड क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नंबर होता है 25 इन नंबर। 25 इन नंबर। ठीक है, 25 नंबर होता है। और इसको क्या कहते हो? नेबन कर्न। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हो? स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हो? नेबन, NEBEN, नेबन कर्न। नेबन कर्न। क्या बोलते हो? नेबन कर्न बोलते हो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब देखो, अब ये देखो, ये पूरा टेल रीजन है। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती है, क्या होती है? स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रियल शीथ विच इज कॉल्ड एज नेबन कर्न। क्या है? नेबन कर्न है। अब आइए मिडिल पीस के पास। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मिडिल पीस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? कुछ अमाउंट, बहुत इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, कुछ अमाउंट यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास। क्या होता है? इसके आसपास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास क्या होता है? क्या होता है? साइटोप्लाज्म होती है। इसको कहते हो, इस स्पेस को कहते हो, या इस पूरी माइटोकॉन्ड्रियल शीट को कहते हो, सॉरी, इस साइटोप्लाज्मिक शीट को कहते हो क्या? मैनकीट या मैनचीट। क्या बोलते हो? मैनचीट बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? मैनचीट। साइटोप्लाज्मिक शीट होती है जिसको क्या कहते हो? मैनचीट बोलते हो। अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या बोलते हो? मैनचीट। और ये क्या? एक्सियल फिलामेंट है। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट्स देखो, ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये तो पूरा टेल रीजन है। इसके लास्ट वाले पोर्शन को कहते हो एंड पीस। क्या बोलते हो? एंड पीस। क्या बोलते हो? एंड पीस। या छोड़ दो, ठीक है, इतना
ठीक है। तो ये था हमारा किसका, तो देखिए एक्रोसोम, ये क्वेश्चन पूछे तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्लियर है। और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। गैलिया कैप्टिस भी होता है। एक्रोसोम के हेड रीजन्स को क्या कहते हो, एक्रोसोम जो ये जो हेड रीजन होती है वो भी कवर शीथ होती है, इसको कहते हो गैलिया कैप्टिस। क्या कहते हो, गैलिया कैप्टिस, ठीक है ना। ये एक्रोसोमिक कैप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्रोसोमिक कैप। ये सब नहीं पूछा जाएगा तो हम क्यों इतना डिस्कस करें, ठीक है। तो देखो और क्या है, ये हेड रीजन में आपको एक्रोसोम मिलेगा और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होगा, कंडेंस्ड फॉर्म में होगा। और एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज। और इस गोल्गी बॉडीज के अंदर क्या है, स्पर्म लाइसिन है। इस एक्रोसोम के पास क्या है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम है, जो फर्टिलाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। दूसरा चीज, निक रीजन में क्या है, दो तरह के सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, क्लीवेज के दौरान ये क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। कौन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है। क्या बनाता है, क्योंकि एक्ट एज अ बेसल बॉडी, कोई भी चीज बेस बनाती है तो क्या कहते हैं, ओरिजिन होती है, ठीक। तो एक्सियल फिलामेंट, यहां से क्या बनता है, एक्सियल फिलामेंट स्टार्ट होती है और एनुलस से पास करती है। क्या पास करती है, एनुलस से। एनुलस का दूसरा नाम होता है रिंग सेंट्रियोल, और इसका अभी तक एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता है। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से देखिए दूसरा, अब ये जो मिडिल पीस के अराउंड जो साइटोप्लाज्मिक सीट होती है उसको कहते हो मैनकीट। क्या कहते हो, मैनकीट। ये साइटोप्लाज्म किसके अराउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड होते हैं, उसी को क्या कहते हो, मैनकीट। बहुत कम होता है, ठीक है, डेंस होता है, ठीक है। अब देखो ये मिडिल पीस में प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इनका नंबर कितना होता है, 25 इन नंबर ज्यादा हैं और इसलिए इसको कहते हैं निबंध कर्ण। क्या बोलते हो, निबंध कर्ण, ठीक है। और ये पूरा हमारा टेल रीजन है, तो एकदम क्लियर है। और न्यूक्लियस के पास क्या क्या नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा चीज क्या होगा, एसिडिक प्रोटीन्स भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी हमारी किसकी, क्योंकि स्पर्म को हमको क्या कराना है, क्या उसका वेट लॉस करना है। और वेट लॉस होगा तो क्या होगा, स्पर्म तभी मूव कर जाएगा। कोई भी चीज के मूवेबल तभी बना सकते हैं जब उसका वेट क्या कर देंगे, थोड़ा कम करते जाएंगे। तो कम कैसे करोगे, चीजों को, जो चीज की जरूरत नहीं उसको रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद जो सेटोलाइज सेल्स है उसको क्या कर जाती है, ले लेती है। क्लियर है कि नहीं। तो ये था हमारा पूरा ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हेड, नीक, मिडिल पीस और टेल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे रेगुलेट होती है, दूसरा चीज स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है, और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एग्जैक्टली स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने देखा ह्यूमन स्पर्म का। तो आइए, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। क्या बोलते हो, ठीक है, या मेटामॉर्फोसिस, या कह सकते हो मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटेड। मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटेड इज कॉल्ड एज क्या, स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है इसको कितने दिन लगते हैं, 74 डेज लगते हैं टू कंप्लीट, ठीक है। पूरी प्रोसेस को कितने दिन लगते हैं, 74 डेज लगते हैं। और ये कब स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल के अंदर, उस बॉयज के अंदर आफ्टर अटेनिंग प्यूबरिटी एज। जैसे प्यूबरिटी एज में आता है उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। प्यूबरिटी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आना। और जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आती है, 13 से 14 साल मेल के अंदर, तो क्या करता है स्पर्म का फॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ क्या करता है, स्टार्ट होता है। क्यों थ्रू आउट द लाइफ होता है, क्योंकि इसके अंदर टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो क्या करती है, स्टेम सेल्स की तरह काम करती है, दैट्स व्हाई। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। लेकिन फीमेल के केस में कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और वो क्या होते हैं, कोई भी स्टेम सेल्स वहां पे नहीं काम करती है और कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए उनकी थ्रू आउट द लाइफ ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, अप टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स तक ही हो जाता है। फिर क्या आ जाती है उनकी मेनोपॉज, जिसको कहते हैं मेनोपॉज कंडीशन आ गई, ठीक। ये सब हम oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक। आज के क्लास में हमने पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपसे मिलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए आप इतना पूरी चीजों को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को याद करो। जो भी कोई डाउट हो आप उससे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टडी करते रहो।